हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। सबसे पहले हमें पता है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। जो भी आपने 118 पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं उनमें से आधे मेटल्स हैं, आधे नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। सबसे पहले जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की। अब इसमें क्या है, हमें पता है कि जो भी मेटल्स हैं ये प्योर स्टेट में जब होते हैं इनकी जो सरफेस है ये शाइनी होता है, जिसको हम मेटालिक लस्टर बोलते हैं। और ये हम एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर हम इन्हें सैंड पेपर से रब करेंगे तो इनका जो सरफेस है वो एक शाइनी दिखता है। तो ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो कि ये लस्टरस है। और मेटल्स हैं जो वो जनरली हार्ड होते हैं, वेरी करते हैं मेटल टू मेटल। कुछ हार्ड भी हो सकते हैं, कुछ थोड़े से कम हार्ड हो सकते हैं। इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग अगर देखें, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स। अगर उनको हम हथौड़े से मारते जाएं तो उनकी शीट्स भी बना सकते हैं, जिसको मेलेबिलिटी बोल सकते हैं। ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दो तरह की इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको याद रखना कि जो मेलेबिलिटी है इसका मतलब है कि हम उससे शीट्स बना सकते हैं। और सिमिलरली अगर एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन विद द थिन वायर्स, अगर उसकी पतली पतली वायर्स बना लें तो उनको डक्टिलिटी बोला जाता है। जैसे गोल्ड है, इसकी ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। क्यों? क्योंकि जो इसकी वायर है, अगर हम एक ग्राम गोल्ड लें तो उसको अगर हम बीट करते रहें तो उसकी हम 2 किलोमीटर लेंथ तक की वायर बना सकते हैं। मतलब उसकी इतनी ज़्यादा वो डक्टाइल मेटल है, इतना पतला तौर पे उसकी हम वायर उसको बना सकते हैं। मेटल्स जो हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के जो हैं सिल्वर और कॉपर। लेड एंड मरकरी हैं जो वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। देन नेक्स्ट, जो वायर्स हैं हमारे घरों में वो मोस्टली पीवीसी से कवर की हुई होती हैं। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक रबर लाइक मटेरियल होता है, इससे कवर किया जाता है। मेटल्स डेट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, जो अगर मेटल को हम कोई भी किसी भी हार्ड सरफेस से हम टच करवाते हैं या ज़ोर से मारते हैं तो वो एक साउंड क्रिएट करते हैं। तो ऐसे मेटल्स को हम सोनोरस मेटल्स भी बोलते हैं, जिसमें साउंड प्रोड्यूस होते हैं। अब ऐसे ही नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या है? वेरी फ्यू नॉन मेटल्स हैं जो मेटल्स के कंपेरेटिव नॉन मेटल्स हैं बहुत ही कम मात्रा में हैं। जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। दे आर इधर सॉलिड्स और गैसेस। सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं होते। एक्सेप्शन क्या है? ऑफकोर्स साइंस में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा आपको याद करनी पड़ेगी। एक्सेप्शन इसमें नॉन मेटल्स में क्या है? ब्रोमीन, जो कि अकेला है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट, वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, लेकिन हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको हम ग्रुप में नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। जैसे ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे जो मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लेकिन जो मर्करी है ये है तो मेटल, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग, जो सारे मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जो बट गैलियम और सीजियम है इनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये अगर हम अपने पाम पे भी, हाथ पे भी रख लेंगे तभी मेल्ट हो जाते हैं। आयोडीन है जो नॉन मेटल है, लेकिन ये लस्टरस है। लेकिन लस्टरस प्रॉपर्टी अब हमने पढ़ी है कि वो मेटल की होती है, लेकिन जो आयोडीन है वो है तो नॉन मेटल, लेकिन प्रॉपर्टी वो इसकी मेटल की शो कर रहा है। कार्बन है जो नॉन मेटल है, ये बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एन एलोट्रोप, और सब फॉर्म्स को एलोट्रोप बोलते हैं। जैसे डायमंड है, ये कार्बन का एलोट्रोप है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और इसका वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ग्रेफाइट है दूसरी तरफ, जो ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही गुड कंडक्टर है। एल्कलाई मेटल्स है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और एक नाइफ से भी, चाकू से भी इनको काटा जा सकता है। बहुत ही लो डेंसिटी होती है और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने देख ली, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से इनको क्लासीफाई करना है तो हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है? मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। अब जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं जब उनको पानी में घोला जाता है, पानी में डिजोल्व कर दिया जाता है। लेकिन जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, मतलब बनाएंगे ऑक्साइड्स ही, क्योंकि पानी है, H2O है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ऑक्साइड्स बनेगा। लेकिन अगर नॉन मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो वो एसिडिक होगा, और मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो वो बेसिक होगा। बाकी ये आपको इक्वेशंस से समझ आ जाएगा जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हम पहले मेटल्स की पढ़ेंगे। मेटल्स आर बर्नट इन एयर, जब उनको हवा में ही बर्न किया जाता है तब क्या होगा? मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम है, इसको बर्न किया एयर में तो ये एक डेजलिंग वाइट फ्लेम सी हमें शो होती है।
ऑलमोस्ट जो मेटल्स हैं कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स ही बनते हैं अगर मेटल को किसी भी ऑक्सीजन में मतलब हवा में जलाया जाता है या हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती हैं वो, तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनती हैं। जैसे कॉपर है, उसको एयर में हीट किया गया तो वो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। जैसे ये रिएक्शन दे रखी है, Cu है, इसको O2 से लगाया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, और जो कि एक ब्लैक ऑक्साइड है। सिमिलरली एल्युमिनियम को भी अगर करेंगे ऑक्सीजन में तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में। सम सच एज जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एसिडिक की और बेसिक की भी। रिएक्ट विद बोथ एसिडिक और बेसिक, अगर हम दोनों से रिएक्ट करवा दें, एसिड से भी और बेसिक से भी, तो ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, जिनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है, जो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये रहा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको पहले HCl जो कि एसिड से रिएक्ट करवाया, फिर NaOH जिसमें OH है तो इसको बेसिक से रिएक्ट करवाया। लेकिन इन दोनों में रिएक्ट करने में क्या हमें प्रोड्यूस दिख रहा है, प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, इधर वाटर है और साथ में ये सॉल्ट्स बन रहे हैं। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल, वाटर में जो है इनसॉल्यूबल होते हैं जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, बट सम कुछ डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और एल्कलीज बन जाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटाशियम ऑक्साइड है, ये डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं लेकिन एल्कलीज बना देते हैं। जैसे ये Na2O है और K2O है, इनको वाटर में जब डिज़ोल्व किया तो इनका प्रोडक्ट क्या बना, एक्वस बना है, NaOH और KOH, ये बेसिक एल्कलीज बन गए हैं। जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते उनको एल्कली बोला जाता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है लेकिन एल्कली में कन्वर्ट हो चुके हैं। देन जो सारे मेटल्स हैं डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट द सेम रेट, एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं होते, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़। मेटल्स हैं जो पोटाशियम, सोडियम, रिएक्ट सो वाइग्रेसली, इतने जल्दी है कि वो फायर कैच कर सकते हैं जैसे ही ओपन में उनको रखते हैं, इसलिए उनको कभी ओपन में रखा ही नहीं जाता, उनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो सरफेस है मेटल के, वो जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रखते हैं तो वहाँ पे ऑक्साइड की थिन लेयर बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाता है, वो रिएक्ट होके ऑक्साइड की थिन लेयर बन जाती है, जो प्रिवेंट करते हैं उनको किससे, कि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, कि उनकी ऑक्सीडेशन ना हो सके। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करना। जो आयरन होता है ये बर्न नहीं होता हीट करने पे, बट जो इसकी आयरन फीलिंग्स है बहुत ही वाइग्रसली बर्न होती है। जब अगर स्प्रिंकल करा जाता है उसके बर्नर के आगे, आप उसकी फ्लेम्स में आयरन के जो आयरन फीलिंग्स हैं उनको स्प्रिंकल करके देखो, बहुत ही जल्दी आग पकड़ती हैं, जबकि अगर लोहे को पकड़ाओ तो वो नहीं इतना हीट होता। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं होता, बट द हॉट मेटल इज़ कोटेड, लेकिन वो कोट हो जाता है ब्लैक कवर्ड की लेयर से, जिसको कॉपर ऑक्साइड बोला जाता है। सिमिलरली सिल्वर एंड जो गोल्ड हैं वो भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन पे, इवन एट हाई टेम्परेचर, कितना भी हाई टेम्परेचर कर लो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं होते। देन इसीलिए हमारे जो ऑर्नामेंट्स है वो इसके होते हैं कि वो ज़्यादा जल्दी से काला नहीं होता। जो अब जैसे यहाँ पे है कॉपर है, जो वो उसने अपने आप को कोट कर लिया किससे, ब्लैक कलर की लेयर से, तो वो ब्लैक कलर की कॉपर पे आ सकती है, लेकिन सिल्वर गोल्ड पे इतनी जल्दी नहीं आती। नेक्स्ट अब एनोडाइजिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है, वो फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम की थिक लेयर बन जाती है ऊपर तो इसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। एल्यूमिनियम है जो डेवलप करता है थिन ऑक्साइड की लेयर डेवलप कर लेता है जब एयर के एक्सपोज में आता है। ऑफकोर्स जो ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेगी तो लेयर बन जाएगी जो रेजिस्ट करती है उसको कोरोजन से। अगर इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर, और ये अपने आप को थिक करती रहती है ताकि वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन जो एनोडाइजिंग हो रही होती है जिस टाइम पे, क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल मेड द एनोड इलेक्ट्रोलाइज, उसको इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे। ऑक्सीजन गेट इवॉल्व एट द एनोड, उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे इवॉल्व होती रहती है और थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है, जिसको हम डाई भी कर सकते हैं ताकि उसकी जो फिनिश है वो एक अट्रैक्टिव हमें शो हो। नेक्स्ट जो सोडियम है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम है ये बहुत ही धीरे धीरे, बहुत मतलब सोडियम का कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होता है। अगर ऑक्सीजन में बर्न किया जाए, डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ सम रिएक्शन। सिर्फ ऑक्सीजन से अब हमने ऊपर जितना भी पढ़ा है वो ऑक्सीजन से रिएक्शंस ही पढ़े हैं, अब उसके बेस पे भी हम उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो हमें अभी वाटर के अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा कि वाटर से रिएक्ट करके सारे मेटल्स या नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अब वाटर्स के एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या है, इसमें क्या बताया, मेटल रिएक्ट विद वाटर, कोई भी मेटल वाटर से रिएक्ट करता है
तो वो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन आता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है वाटर को, मेटल को पहले वाटर से रिएक्ट कराया तो मेटल ऑक्साइड आ गया, हाइड्रोजन अलग निकल गया। अब अगर मेटल ऑक्साइड को फिर से वाटर से करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा। यही यहाँ पे लिखा है कि मेटल ऑक्साइड सोल्यूबल इन वाटर, वापस से वाटर में सोल्यूबल कर रहे हैं, डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन सारे के सारे ऐसा नहीं करते हैं। अब आगे पोटाशियम सोडियम है, ये रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक इवोल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएट कैचेज फायर, ये इतने कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं पहली बात तो। और एक्सोथर्मिक है, मतलब एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो हीट रिलीज़ करते हैं, और ये इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं कि जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज़ होता है वो इमीडिएटली फायर को कैच कर लेता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है सोडियम, पोटाशियम और सोडियम है, इनको वाटर से रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन बनाई है, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है जो कि हाइड्रोजन को बर्न कर देती है। नेक्स्ट कैल्शियम विद वाटर क्या है, ये लेस वायलेंट होता है और ये हीट इवॉल्व होती है, इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि हाइड्रोजन जो है आग पकड़ सके, लेकिन हाइड्रोजन रिलीज इसमें भी होता है, सिमिलरली रिएक्शंस होती हैं। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोट, ये फ्लोट करने लग जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है उसके बबल्स बन जाते हैं, सरफेस के साथ आके लग जाते हैं, इसलिए जो कैल्शियम है उसमें फ्लोट करता रहता है। अब जो मैग्नीशियम है ये रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन है जो एज ए प्रोडक्ट बनाता है, ये भी फ्लोट करने लग जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। लेकिन जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये रिएक्ट ही नहीं करते, ना तो कोल्ड होना चाहिए ना हॉट, वो ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते बल्कि ये स्टीम से रिएक्ट करते, स्टीम होनी चाहिए। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन इसके भी बाय प्रोडक्ट सेम ही है। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, ये तो वाटर से एट ऑल, ना हॉट हो ना वाटर ना स्टीम, किसी हॉट कोल्ड या स्टीम किसी से भी रिएक्ट ये वाटर से नहीं करते। अब मेटल्स को रिएक्ट करवाना है एसिड से, एसिड से क्या इनका रिजल्ट आएगा, ये क्या देते हैं हमें, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्ट करा के पहले क्या बन रहा था, अब हमने वाटर से भी देख लिया है, अब हम देखेंगे कि एसिड से रिएक्ट करा के मेटल्स का क्या आएगा। अब इसमें क्या है, मेटल को कोई भी एसिड से जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें सॉल्ट पर मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे हाइड्रोजन गैस नॉट इन्वॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद निट्रिक एसिड, अगर निट्रिक एसिड के साथ, क्योंकि जो HNO3 है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे को, ये जो H2 अवेलेबल होता है उसी को ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर बना देगा और खुद है जो ये रिड्यूस हो जाता है, इसलिए जो ये HNO3 है इसको हम नहीं यूज़ कर सकते। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जो N2O, NO या NO2 हैं, बट मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है ये बहुत ही रिएक्ट कर सकते हैं, बहुत ही डाइल्यूट HNO3 होना चाहिए, उसमें ही कंसनट्रेटेड नहीं ले सकते, ये H2O जो गैस है उसको इवॉल्व करवा सकता है। जो रेट ऑफ फॉर्मेशन बबल्स के बनने की जो रेट है ये फास्टेस्ट होती है इन द मैग्नीशियम में, बहुत हाई होती है। अब मोस्ट एक्सोथर्मिक भी होती है, मतलब फास्टेस्ट भी होती है और एक्सोथर्मिक भी होती है, मतलब हीट भी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। अब रिएक्टिविटी के बेस पे अगर देखें कि डिक्रीज कैसे कैसे होती है, सबसे हाई रिएक्टिविटी होती है मैग्नीज की, फिर एल्यूमिनियम, जिंक और देन आयरन। अब कॉपर के केस में क्या है, जो बबल्स हैं वो दिखते ही नहीं है, टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज रहता है और कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, उसके साथ रिएक्ट भी नहीं करता है। नेक्स्ट है एक्वारेजिया, जिसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है मिक्सचर किसका, कॉन्सेंट्रेटेड HCl का और कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड का, जो कि रेशो होते हैं 3:1 में, कि HCl के अगर 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो निट्रिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल होगा। ये डिज़ोल्व कर सकते हैं गोल्ड को, नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन, मतलब अकेले अकेले नहीं कर सकते कि अगर गोल्ड को HCl के में डाला तो भी नहीं डिज़ोल्व होगा, अगर निट्रिक एसिड में डाला तो भी नहीं डिज़ोल्व होगा, लेकिन दोनों को मिक्स करके जो ये एक्वारेजिया बनता है वो है जो गोल्ड को डिज़ोल्व कर सकता है। ये एक्वारेजिया है जो ये हाईली कोरोसिव होता है और फ्यूमिंग लिक्विड होता है, बहुत ही फ्यू रिएजेंट्स है जिसमें एबल होते हैं जो गोल्ड और प्लेटिनम को डिज़ोल्व कर सके, बहुत ही फ्यू रिएजेंट्स होते हैं और एक्वारेजिया उनमें से एक है। अब नेक्स्ट क्या है, मेटल को रिएक्ट कराना है हमें सॉल्यूशंस ऑफ दी अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ ही अगर रिएक्ट कराएं तब क्या हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को, कोई भी रिएक्टिव मेटल ऑफ कोर्स वो लेस रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस हो जाएगा। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, सारे इक्वल नहीं होते। विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स, कोई ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कोई नहीं, वाटर से अभी हम पढ़ के हटे हैं, कोई हॉट वाटर से करता है, कोई कोल्ड वाटर से करता है, कोई स्टीम से करता है ना, कोई करता ही नहीं है, तो ये सब अलग होते हैं। नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स वी हैड कलेक्टेड डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए हम उन किसी ऑर्डर में नहीं रख सकते,
सारे पढ़ने के बाद भी मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट सोल्यूशन मोर रिएक्टिव देन, बस हमें इतना पता है कि अगर कोई मेटल रिप्लेस कर रहा है दूसरे मेटल को तो वो ज़्यादा रिएक्टिव ही है। तो मेटल ए है, जैसे उसको बी के सोल्ड सोल्यूशन में डाला, अब क्या हुआ, जो मेटल ए है सोल्ड सोल्यूशन तो उसका बन गया और जो बी है वो सिंपल मेटल रह गया, तो ए ने बी को रिप्लेस कर दिया, तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो ए है उसकी रिएक्टिविटी बी से ज़्यादा है। अब वैसी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है हम यहाँ से याद कर सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है पोटेशियम है, सोडियम उससे कम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर और गोल्ड है जो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव में आते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, अगर इन ये दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं। अब कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होना चाहिए, लिटिल केमिकल एक्टिविटी, अगर वैलेंस शेल बहुत ही कम्प्लीटली फिल्ड है जैसे नोबल गैसेज होती हैं तो वो उनकी केमिकल एक्टिविटी बहुत ही लिटिल होंगी, कम होगी, रिएक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन ही पूरी है तो वो रिएक्ट ही क्यों रिएक्ट करेंगे। अब ये जो एक टेबल है, नोबल गैसेज है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, इसके आप देख सकते हो जैसे हीलियम है, इसका के का में 2 होना चाहिए, 2 कंप्लीट है, कोई भी हाफ फिल्ड नहीं है तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब इसमें अगर सोडियम का देखें 2 8 1, अब 1 है यहाँ पे, अगर इस 1 को रिमूव कर दे तो 2 8 ये एक फुली हो जाएगा, तो सोडियम हाईली रिएक्टिव होगा, वो ढूंढेगा कि मेरा 1 कोई ले जाए ताकि वो 1 अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकूँ तो मेरा जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होगा। और इसका Na का अगर हम प्रॉपर जो हमारा कॉमन सोल्ट है NaCl जो घरों में हम यूज़ करते हैं, अगर उसी का देखें कि Na अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो क्लोरीन है जो इसकी क्या है 2 8 7, मतलब अगर 7 का 8 बन जाए तो ये इसका भी बैलेंस पूरा हो जाएगा, इसको 1 चाहिए तो ये 1 इसको दे देगा, तो भी NaCl की जो बॉन्डिंग बनती है तो ये क्या है, ये हाईली रिएक्टिव है। लेकिन जिनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेज वाली हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। अब सोडियम एंड क्लोरीन, यही जो अभी हमने बात की है, जो सोडियम है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, क्लोरीन को 1 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो ये ले लेगा और ये NaCl बन जाएगा फॉर्मेशन। ऑपोजिटली चार्ज है क्योंकि Na एक लूज़ कर रहा है तो Na पे प्लस चार्ज आएगा, क्लोरीन है जो एक गेन कर रहा है तो क्लोरीन पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, तो ये अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को और ये स्ट्रॉन्ग स्टैटोस्टैटिक फोर्स होती हैं जो इनमें बनती हैं। MgCl2 अब इसमें भी है, Mg अब Cl हैं जो वो 2 हैं तो यहाँ पे 2 आएंगे तो +2 चार्ज आएगा, और क्लोरीन है, क्लोरीन 2 हैं, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्लोरीन पे, दोनों क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और ये भी MgCl2 बना सकते हैं। कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, इनको आयनिक कंपाउंड्स बोले जाते हैं क्योंकि इनके आयन्स रिलीज़ होकर 1 में से 2 पे चले जाते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स ही बोला जा सकता है इनको। नाउ प्रॉपर्टीज़ हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अब पहले तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ आयोनिक कंपाउंड्स के, आप इनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं वो लर्न भी कर सकते हैं और एक बार आपको पता हो ज़रूर होना चाहिए कि अराउंड कितने अराउंड इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, आप रीड ज़रूर कर लीजिए ना। अब इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है आयोनिक कंपाउंड्स की, ये क्या है, फिजिकल नेचर क्या है, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं बिकॉज इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ब्रिटल होते हैं, ब्रेक किया जा सकता है इनको पीसेज में अगर प्रेशर हम इनको अप्लाई करें। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई होता है इनका दोनों। कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए अगर इनको इनके जो आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उनको तोड़ना है तो हमें अमाउंट ज़्यादा चाहिए, इसलिए उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। सॉल्युबिलिटी क्या है, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं इन सॉल्वेंट्स सच एज कैरोसिन और पेट्रोल, इनमें इनसॉल्युबल होते हैं ये। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है, सॉलिड स्टेट्स हैं बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ द आयंस, जो आयंस हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। लिक्विड होगा, गैस होगा, उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पॉसिबल होती है लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसलिए इतनी ईजिली इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। बट जो कंपाउंड्स है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, अगर मोल्टन स्टेट में उनको ले आओ लिक्विड स्टेट में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनकी, आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट, जो हीट होगी मोल्टन स्टेट बन जाएगी तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम मैनेज कर सकते हैं। आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब वो मोल्टन स्टेट में आएगा तो आयंस हैं उनके मूव कर सकते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करवा देगा। देन अकरेंस ऑफ द मेटल, इसमें क्या है, अब जो अर्थ की क्रस्ट है ये सबसे ज़्यादा सोर्सफुल है, मेटल्स हम इसी से लेते हैं। सी वाटर है, यहाँ से भी हमें मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट
कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हम सी वाटर से लेते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट में होते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। और कुछ जगहों पे क्या है, मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मैटर, कई जगह पे बहुत ज़्यादा होते हैं। कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, उनको निकाला भी जा सकता है और उन्हीं को हम ओर बोलते हैं, जिससे हमें मिनरल्स हैं जो मिलते हैं या मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन मेटल्स की कैसे होती है, कुछ सम मेटल्स हैं फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट, कुछ तो फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं, पर कुछ हैं जो वो कंपाउंड की फॉर्म्स में होते हैं, जो कि बॉटम सीरीज़ में लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और फाउंड इन द फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम, कॉपर, ये सारे फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। कॉपर एंड सिल्वर हैं जो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं, जैसे सल्फाइड और ऑक्साइड की ओर्स मिलती हैं। कुछ मेटल्स हैं जो एक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पे हैं, जैसे के, पोटाशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे हैं जो सो रिएक्टिव होते हैं। ये नेवर फाउंड इन द फ्री एलिमेंट्स, होते नहीं, किसी ना किसी के साथ बॉन्डिंग में ही ये इनको पाया जाता है। जो मिडल में होते हैं एक्टिविटी सीरीज़ के, जैसे जिंक है, आयरन, लेड हो गया, ये मोडरेटली रिएक्टिव होते हैं और ये कैसे मिलते हैं, ऑक्साइड्स के, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, इनके साथ बॉन्डिंग में मिलते हैं। और जो ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स, मोस्टली ऑक्साइड्स ही होती हैं। बिकॉज जो ऑक्सीजन है इज़ वेरी रिएक्टिव, इसलिए मोस्टली ऑक्साइड पाया जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है और अर्थ में बहुत ही अबंडेंस से पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के अगर बेस पे देखें तो हम मेटल्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो लो कैटेगरी वाले रिएक्टिविटी वाले हो गए, मीडियम रिएक्टिविटी वाले हो गए और हाई रिएक्टिविटी वाले हो गए। जो एक्सट्रैक्शन है प्योर मेटल्स की, अब हम ये नीचे पढ़ेंगे कि जो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन और की, सबको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनको पहले इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है मोल्टन और का, फिर उसमें से प्योर मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लो रिएक्टिविटी के क्या होता है, पहले उसकी सल्फाइड ओर्स बनती हैं, फिर उसको रोस्ट किया जाता है, मेटल निकलता है, उसको रिफाइन किया जाता है। और मीडियम रिएक्टिविटी वाली क्या होता है, कार्बोनेट और है तो उसकी पहले कैल्सिनेशन होगी, फिर उसका ऑक्साइड बनाया जाएगा। अगर सल्फाइड और है तो उसकी पहले रोस्टिंग होगी और फिर उसको ऑक्साइड बनाया जाएगा। और ऑक्साइड वाले को आगे रिडक्शन किया जाएगा, फिर मेटल की प्यूरिफिकेशन की जाएगी। और अब जो ये टर्म्स हैं, रोस्टिंग है, रिफाइनिंग है, ये ओर्स की कैल्सिनेशन है या प्योरीफिकेशन है, ये सारी इलेक्ट्रोलिसिस है, ये सारी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, सब आएगा, तो अब ध्यान से इसको पढ़ते रहो। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, अब ये क्या है, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ, जो हम अर्थ से निकालते हैं, कॉन्टामिनेटेड होती हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें, सॉयल सैंड होता है और उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को हम गैंग बोलते हैं। और इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है वन प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले जो गैंग्स हैं, जिन गैंग किसको बोलते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको पहले रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो द प्रोसेस, जो प्रोसेस है रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम उनको ओर से रिमूव करते हैं। अब एक्सट्रैक्ट करना है मेटल्स को लो इन दी एक्टिविटी सीरीज़, जो एक्टिविटी सीरीज़ में बहुत ही लो रिएक्टिविटी रखते हैं, उनको कैसे करना है, अभी जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग सारी रिएक्शंस आएंगी। सबसे पहले लो वाले हैं ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, इनके इस मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, इनको हीट करने से ही वो रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है सिनेबर, जो HgS है, सिनेबर है, मरकरी की ओर है, इसको हीट किया जाएगा एयर में, फर्स्ट कन्वर्टर टू, पहले तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन रिड्यूस्ड टू मरकरी। जैसे अब ये रिएक्शन है, HgS है, पहले इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो ये मरकरी ऑक्साइड बन गया। अब जो ऑक्साइड बन गया उसको हीट किया तो ये प्योर फॉर्म ऑफ मरकरी हमें मिल जाएगा। ऐसे ही कॉपर का भी हम कर सकते हैं कि उसको पहले ऑक्सीजन से हीट किया तो ये ऑक्साइड बन गया। अब ऑक्साइड को इसको अब हम क्या करेंगे, फिर हीट करेंगे तो ये प्योर फॉर्म मिल जाएगी। अब जो एक्टिविटी सीरीज़ में मिडल में आते हैं उनका क्या होगा, यूजुअली प्रेजेंट इन, ये सल्फाइड्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं, इजी होते हैं ऑब्टेन करने फ्रॉम इट्स ऑक्साइड से, एज़ कम्पेयर टू द सल्फाइड। और कार्बोनेट्स में अगर प्रेजेंट होते हैं उससे ज़्यादा ईजी होते हैं ऑक्साइड में प्रेजेंट, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम ईजिली कंडक्ट करवा सकते हैं। प्रायर टू द रिडक्शन सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड, वही बात है कि सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करा जाता है पहले। जो सल्फाइड्स हो रहे हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, उसी प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। अब रोस्टिंग टर्म आपको क्लियर हो गई, जो सल्फाइड की ओर्स होती हैं उनको अगर हीट करेंगे स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, एयर भी प्रेजेंट होनी चाहिए, उसी प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। और जो कार्बोनेट्स के ओर हैं, चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, जब एयर लिमिट हो और वो और कार्बोनेट की होनी चाहिए, तब हम उनको जब हीट करते हैं तो उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन सिमिलर प्रोसेस हैं,
जब इनके ओर्स को हीट किया जाता है, अगर सल्फाइड की ओर है तो एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो रोस्टिंग हो जाएगा, और अगर कार्बोनेट की ओर है तो इन्हें हीट करेंगे लिमिटेड एयर में तो उसको कैल्सिनेशन बोलेंगे। अब इनकी रिएक्शंस भी है ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की। रोस्टिंग में क्या है, O2 अब इसमें प्रेजेंट की है, एक्सेस एयर है, फिर हीट किया है तो ये सिंपली ऑक्साइड मिल गया तो इसको रोस्टिंग बोलेंगे। अब अगर ये कैल्सिनेशन है कि कार्बोनेट की ओर है, CO3 है इसमें, इसको हीट करेंगे। अब इसमें ऑक्सीजन साथ में नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। फिर इनको रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस का प्रोसेस क्या है कि ऑक्सीजन रिमूव कर देना, उसी को रिडक्शन बोलते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें बताया था। यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट भी हमें यूज़ करना पड़ता है, सच एज कार्बन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कार्बन है जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा और CO2 बना लेगा। तो हमें ZnO है, कार्बन यूज़ किया तो ये ऑक्सीजन है जो कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगी और हमें प्योर फॉर्म मिल जाएगा मेटल का। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज कॉल्ड है रिडक्स रिएक्शन, तो ऑफकोर्स उसको रिडक्शन बोल देंगे, रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। बिसाइड यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स में इसको कार्बन को यूज़ करने के बजाय हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दे रखी है रिएक्शंस की, MnO2 है, इसको अगर एल्यूमिनियम के साथ करें तो ये उसको रिड्यूस कर देगा क्योंकि एल्यूमिनियम है जो हाईली रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा और जो ये इसकी हमें प्योर फॉर्म मिल जाएगी। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में। और दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं जो हाईली एक्सोथर्मिक भी होती है, इनमें से हीट रिलीज होती है अलग से। मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेटल्स मोल्टन फॉर्म में होते हैं, ऑफकोर्स अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट है तो मोल्टन स्टेट में ही होंगे। रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, ये रेलवे ट्रैक्स को या क्रैक आ रखे हैं, मशीनरी पार्ट्स के हैं, उनको भी रिपेयर करने के लिए यूज़ होती हैं। और इन रिएक्शंस को थर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि थर्म मतलब हीट, ये रिएक्शन है, ये आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स दी। अब जो एक्टिविटी सीरीज में टॉप पे है, पहले हमने लो वाले पढ़े, मिडिल वाले पढ़े, अब टॉप वाले। इसमें क्या है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड बिकॉज दीज मेटल्स मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन के रिलेटेड अफिनिटी होता है जिससे वो ज़्यादा रिएक्ट करना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है, कार्बन, इसलिए उनको कार्बन से तो रिड्यूस नहीं कर सकते। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो हाई में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस से ही होगा, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। एग्जांपल क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स होते हैं जो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। मेटल्स जो डिपॉजिट होते हैं कैथोड पे नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो क्लोरीन है वो लिबरेट हो जाता है एनोड पे जाके जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जैसे ये रिएक्शन में शो कर रखा है, सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एनोड पे क्या होगा, जो क्लोरीन है वो उससे इलेक्ट्रॉन्स है जो गेन कर लेगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भी उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब मेटल्स की रिफाइनिंग भी ज़रूरी है। रिफाइनिंग क्या है कि इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गई, हमने मेटल एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन उसको फिर और तरीके और ज़्यादा रिफाइन करना है प्रॉपर वे में जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसका क्या होगा, मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, सारी प्रोसेस के साथ, और नॉट वेरी प्योर, फिर भी वो प्योर नहीं होता, तो मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स, उन्हीं को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बोला जाता है कि और ज़्यादा प्योर उसको बनाने के लिए। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या है, मैनी मेटल्स कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड जो हैं रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन होते हैं। इम्प्योर मेटल्स हैं ये मेड द एनोड, और जो थिन स्ट्रिप होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एनोड और कैथोड है, यहाँ पे नीचे हैं जो इम्प्योरिटीज़ हैं एनोड मड की, और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यहाँ पे डाला गया है, तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो नीचे आके सेटल हो जाएंगी। ये अब यहाँ पे पढ़ के भी देख सकते हैं कि थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की, वो कैथोड को बनाया जाता है। अब इसमें सोल्यूशन डाला जाता है, उसी को सोल्यूशन एक मेटल का जो इलेक्ट्रोलाइट के तरीके से बिहेव करेगा। ऑन पासिंग जब करंट पास होता है तो क्या होता है, जो प्योर मेटल है फ्रॉम द एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, पहले तो वो प्योर मेटल एनोड से सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हो जाता है जो हमने सोल्यूशन लिया है। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर, और जितना डिजोल्व हुआ है उतना ही प्योर मेटल का जो इलेक्ट्रोलाइट से है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वो गो इनटू द सोल्यूशन, और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो जो सेटल डाउन कर जाती है एट द बॉटम ऑफ द एनोड, उसी को एनोड मड बोलते हैं। देन कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, जंग लगना, जैसे उस पर ये हमें एक्सपेरिमेंट दिखाया जो लोहे की कीलें हैं उन पे लग जाता है। अब कोरोजन है क्या,
अब ये अलग अलग सिर्फ लोहे पे नहीं लगता, अब जैसे सिल्वर आर्टिकल्स है ये ब्लैक हो जाते हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकॉज इट रिएक्ट विद द सल्फर इन द एयर, सल्फर से रिएक्ट करते हैं, फॉर्म दी कोटिंग बना लेते हैं सिल्वर सल्फाइड की। कॉपर हैं जो ये भी रिएक्ट कर जाते हैं मॉइस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर में, और स्लोली लूज इट्स अ शाइनी ब्राउन सरफेस, उसकी शाइन है जो जाती रहती है और उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, और ये ग्रीन सब्सटेंस है जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। आयरन की हमें पता ही है ये मोस्ट एयर से एक्सपोज होती है तो ये कोटिंग बना लेती है ब्राउन फ्लेक की सब्सटेंस जिसको हम रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, कोरोजन हो जाता है। नेक्स्ट ये हमने देखा ही है कि अगर हम एयर भी है और वाटर भी है, दोनों में है तो ये रस्ट हो गया, अगर सिंपल वाटर में है तो ये ऐसे का ऐसे, अगर सिंपल ड्राई एयर में है तो भी ऐसे का ऐसे है। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन है जो प्रिवेंट की जा सकती है बहुत डिफरेंट मेथड से, जैसे पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम पेंटिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉय, ये सब मेथड्स हैं जिससे हम कोरोजन से बचा जा सकता है। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, ये मेथड है प्रोटेक्टिंग स्टील और आयरन फ्रॉम रस्टिंग, कैसे कोट कर देते हैं इनको थिन लेयर ऑफ जिंक से, जिंक की लेयर की जब ऊपर परत चढ़ा देते हैं तो उसी को गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वनाइज्ड आर्टिकल है जो ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, अगर जिंक की कोटिंग ब्रोक भी हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, फिर भी इसको प्रोटेक्ट करता है। अलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मेथड। अलॉइंग मतलब किसी चीज़ में किसी चीज़ को मिक्स कर देना, अलॉय बना देना मतलब दो चीज़ों की मिक्सचर बनाना। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस मेथड, जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उतना ही अमाउंट हम मिक्स करके बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आयरन नेवर यूज्ड इन द प्योर स्टेट, आयरन प्योर स्टेट में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो आयरन है प्योर आयरन है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच हो सकता है जब हॉट हो, लेकिन हम क्या करते हैं इसे मिक्स कर देते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन की अमाउंट से 0.05% ही उसमें कार्बन ऐड करते हैं, जिससे क्या है वो हार्ड बन जाता है और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम भी, अगर निकल और क्रोमियम उसमें ऐड कर दें तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है जो ये भी हार्ड है और रस्ट नहीं होता। अलॉय इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, अब अलॉय अभी मैंने बोल के बैठी हूँ यही लिख रखा है कि होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का और मेटल और नॉन मेटल का, प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, पहले मेटल को मेल्ट कर दो, देन डिज़ोल्व द अदर एलिमेंट, उसमें डिज़ोल्व कर दो, जितनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शन उसका चाहिए उतना ही ऐड कर दो, देन उसको दोबारा से कूल कर लो रूम टेम्परेचर पे, तो वो जो मिक्सचर बनेगा उसको अलॉय बोलते हैं। अब हम जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं गोल्ड के, प्योर गोल्ड है जो वो 24 कैरेट का होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है जिससे हम गहने नहीं बना सकते, नॉट सूटेबल फॉर द ज्वेलरी, इसीलिए उसको भी अलॉय किया जाता है, सिल्वर और कॉपर उसमें ऐड किया जाता है ताकि वो हार्ड हो सके, इसीलिए उसको 22 कैरेट गोल्ड बोलते हैं जिसको ऑर्नामेंट्स बनते हैं। इसका मतलब क्या है 22 कैरेट गोल्ड का, कि अगर 24 पार्ट से गोल्ड बन रहा है तो उसमें से जो 22 पार्ट हैं वो प्योर गोल्ड के हैं और 2 पार्ट्स हमने उसके कॉपर और सिल्वर के ऐड कर दिए, तो वो क्या है एक ऑर्नामेंट बनाने के लायक हो जाता है। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, अगर एक मरकरी है अलॉय में तो उसको अमेलगम बोलते हैं, कोई भी अलॉय है अगर मरकरी के साथ ऐड करके बनेगा तो उसको अमेलगम बोला जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल, जो प्योर मेटल होगा किसी का भी उसी के अलॉय से जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका कम होगा। एग्जांपल जैसे ब्रास है, ये क्या है कॉपर और जिंक का अलॉय है, ब्रॉन्ज है ये कॉपर और टिन का अलॉय है, ये बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। जो कॉपर है जबकि इसकी हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं, वायर बनाते हैं, ये कंडक्टर होता है, लेकिन अगर उसको मिला के किसी के साथ उसके अलॉय बन जाए तो वो गुड कंडक्टर्स ही नहीं है। सोल्डर है ये अलॉय है लेड और टिन का, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये यूज़ होता है कहाँ पे, वेल्डिंग फॉर द इलेक्ट्रिक वायर्स को वेल्ड करने के लिए। अब ये हमारा एक कुतुब मीनार के पास में बना हुआ है आयरन पिलर है जो दिल्ली में बना हुआ है। अब इसमें क्या है, ये 1600 साल पहले बनाया था। अब ये भी किसी न किसी रस्टिंग को प्रिवेंट करने की टेक्निक से अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो 8 मीटर ऊंचा है और 6 टन मतलब 6000 किलो का है ये, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने आके देखा कि ये 1600 साल पुराना है फिर भी इसमें कोई भी रस्ट नहीं आया हुआ अभी तक। थैंक यू।